नमस्कार आप सभी दोस्तों को। तो आज फिर से आपके सामने आए हैं। जो हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके सामने, जो चल रहा था हमारा 10th क्लास का यूपी बोर्ड का जो मैथ्स का पेपर था उसका एनालाइज करा रहे थे हम आपको। ये कोड है पेपर का, ठीक है। तो हमने आपको सारे एमसीक्यूज करा दिए हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट करा दिए हैं, सेकंड के भी सारे पार्ट करा दिए हैं, है ना। अब आपके 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप उन्हें और देख लीजिए। आज अभी खत्म करा देते हैं उस पेपर को, ठीक है। और इस ये जो क्लास है हमारी, ठीक है, इन सभी को प्लीज सभी ध्यान से देखिएगा। और खास तौर से जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो अवश्य देखें इस क्लास को, ठीक है। क्योंकि उनका भी एग्जाम होना बाकी है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, है ना, और किस टाइप से आ जाए। तो इसलिए आपको देखना जरूरी है, प्लीज देखिएगा और इनका जो है प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो और कोई भी आप हमारे लिए कोई भी सेवा हो, हमसे कुछ भी चाहते हो तो प्लीज हमें जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी। तो सेक्शन बी चल रहा था हमारा, है ना। हमारे सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं 20 के 20, है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है देखना। क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 3 का देखो, सब में 2-2 पार्ट है ना। 3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दोस्तों ये है 5x + y = 3 और क्या है 6x - 5y = 1/2। ओके, क्या है ये 1/2। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है। अब बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन बताने का है क्या? मुझे तो नहीं लगता है बताने का है। इतना इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत क्वेश्चन किए ऐसे। हमने जो क्लास जो ले रहे थे हम 10th क्लास की, बहुत सारे चैप्टर करा रखे हैं, तो वहां ये चैप्टर कराया था, तो हमने सिखाया था आपको कि ये 2 इक्वेशन कैसे सोल्व की जाती है। तो इसे आप स्वयं कर लें, ठीक है। और अगर फिर भी ना हो तो हमें बता दें, हम करा देंगे, ठीक है। चलिए, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, उसमें क्या बोला है देखना। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 28 मीटर स्क्वायर, है ना, इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 मीटर। मतलब ये कहा है क्वेश्चन में, मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि जो L है वो क्या है दोस्तों, x मीटर, है ना। L क्या है, x मीटर, और ब्रेथ क्या है, y मीटर। ओके, L x है और ब्रेथ y है, ये है। तो एरिया क्या आ जाएगा यहां से, एरिया आ जाएगा fxy मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको पता है कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा दोस्तों, xy। लेकिन क्वेश्चन में कहा है आपसे कि अगर जो रेक्टेंगल है, अगर उसकी लेंथ को, है ना, कहा है क्वेश्चन में द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 28 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, है ना। अगर उसकी लेंथ को कितना बढ़ाया जाए, है ना, 2x + 2, ठीक है, एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 2, और जो उसकी ब्रेथ है उसे 2 क्या करा जाए, कम किया जाए, ऐसे, है ना। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 2 इंक्रीज किया जाए और ब्रेथ को 2 रिड्यूस किया जाए, तो उसका जो एरिया है वो कितना कम हो जाता है दोस्तों, 28। तो ये नया एरिया है और पहला एरिया क्या था हमारा, xy। तो ये जो एरिया है इस एरिया से कितना कम है, 28, ठीक है। चलिए, इन्हें सोल्व करिए, एक्स वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। पहले करोगे तो एक्स वाई होगा -2x + 2y - 4 = 28, है ना। ब्रैकेट खोल दीजिए, साइन सबके चेंज हो जाएंगे, सभी के चेंज। ओके, ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, ये प्लस, और ये भी माइनस, और ये भी प्लस, है ना। अब देखो एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा, 2x - 2y, ये 4 उधर जाके क्या बच जाएगा दोस्तों, 24। यहां से 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, x - y = आ जाएगा 12। ये हो गई है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशन भी दी हुई है, समझिए ध्यान से। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, अगर जो लेंथ है उसे 1 क्या किया जाए दोस्तों, 1 कम कर दिया जाए लेंथ को, और जो ब्रेथ है उसे 2 बढ़ा दिया जाए, है ना।
इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, लेंथ को 1 कम कर दिया जाए और ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो नया एरिया है वो पहले वाले एरिया से कितना ज्यादा हो जाता है दोस्तों, 33, है ना। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 33, है ना, ये हो गया है। एक बात और बताएं आपको हम, आप ये मत सोचना कि हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन है। मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ दोस्तों, और ये डेटा जो लिख देता हूँ ना, क्वेश्चन यही दिया हुआ है, बात खत्म, ठीक है। ये आ गया, क्या दिया था क्वेश्चन, कोई रेक्टेंगल है उसका, है ना, अगर उसकी लेंथ 2 बढ़ा दी जाए और ब्रेथ को 2 कम कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना कम हो जाता है, 28। तो एक इक्वेशन यहां से बन चुकी है। सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है, अगर उसकी लेंथ को 1 रिड्यूस किया जाए, ब्रेथ को 2 इंक्रीज किया जाए, तो उसका एरिया पहले से 33 ज्यादा हो जाता है। तो एक इक्वेशन यहां से बना लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, देखो एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 33। ओके, तो देखो एक्स वाई कैंसिल हो गया है, क्या बचा 2x माइनस वाई, ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 35। इक्वेशन बन चुकी है आपकी 2। ओके, अब ये क्वेश्चन ऐसा ही हो गया जैसे हमने अभी छोड़ा था, ठीक है, पीछे की तरह। ये 2 इक्वेशन बन चुकी हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, दोनों को सोल्व करके आपको एक्स और वाई के मान निकालने हैं, ठीक है। और पूछा क्या है इसने, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या था दोस्तों, एक्स इंटू वाई। तो पहले इन दोनों को सोल्व करोगे आप, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी, फिर उन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, ठीक है, चलो कर दें रफ, है ना। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए, इतना इजी पेपर, है ना, क्या ही बताएं आपको। और यूपी बोर्ड में केस स्टडी नहीं आती है, बट सीबीएसई में आती है, तो थोड़ा उनका ध्यान रखें केस स्टडी का। वैसे वो इजी होती है, बस उनकी लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। कभी कभी बच्चे लैंग्वेज में धोखा खा जाते हैं, तो वहां आपको धोखा नहीं खाना है, बिल्कुल मजबूत होके जाना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोला है। इसमें कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। मतलब एक बिल्डिंग है दोस्तों, क्या है, एक बिल्डिंग ये रही यहां, ठीक है, और यहां एक पॉइंट है यहां से, है ना, ये पॉइंट जो है, तो इस पॉइंट से इस बिल्डिंग का जो टॉप है, इस पॉइंट से, और थोड़ा इधर मान लीजिए, है ना, ऐसे, ये जो टॉप है, ये जो टॉप है ना, इस टॉप का इस पॉइंट से जो एलिवेशन एंगल है वो दिया हुआ है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है, ये इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। इसको आप ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, है ना। आगे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है देखो, उसे हम पढ़ भी रहे हैं और आपको बनाकर भी दिखा रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन की आवश्यकता ही नहीं है ना। आगे चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओ है आपका, इसे सी नहीं मानो, इसे ओ मानिए, है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 30 डिग्री, ठीक है, इज 30 डिग्री। चलिए, ये 30 डिग्री हो गया है। फिर कहा है देयर इज अ फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फिर कहा है कि ये जो बिल्डिंग है आपकी, है ना, इसके टॉप पर एक फ्लैग है, एक झंडा भी टंगा हुआ है, झंडा भी लगा हुआ है, ठीक है। ये रहा झंडा, मान लीजिए ये आपका क्या है, फ्लैग स्टाफ है, ये ऐसे, है ना, ये, है ना, ये आपका क्या है, फ्लैग स्टाफ, ये मान लीजिए, है ना, यहां से यहां तक, और इस पॉइंट को क्या मान लीजिए, सी। तो ये फ्लैग स्टाफ हो गया है। फिर कहा है आपको कि देयर इज फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 45 डिग्री। फिर कहा है इसी पॉइंट से ये जो फ्लैग स्टाफ है, इसके जो टॉप का एलिवेशन एंगल है वो कितना है, वो है 45, मतलब ये सारा कितना हो गया है, 45। क्लियर।
चलिए, पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ की हाइट बतानी है। मान लिया ये h है ना, फ्लैग स्टाफ की हाइट। और क्या बताना है, एंड मेजर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक है, और क्या बताना है, ये जो बिल्डिंग है इसका जो बेस है, इसके बेस से ये जो पॉइंट है इसके यहां तक की डिस्टेंस बतानी है, ये बतानी है। इसको क्या मान लेते हैं, x। समझ चुके हो क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, ये है क्वेश्चन में, है ना। अब देखिए कैसे करना है इसे। एक काम करते हैं, देखो पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं OBA, है ना। इन ट्राइंगल OAB इसमें ले लेते हैं, OAB में तो इसमें लेते हैं tan 30 tan 30 और tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 20 और बेस क्या है x, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1/√3 इक्वल्स टू 20/x। मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20√3। ठीक है, अब लेते हैं पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको ले लेते हैं इन ट्राइंगल OBC। OBC ये बड़ा वाला ट्राइंगल, तो ये क्या है tan 45। tan 45 बराबर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा दोस्तों h + 20 और अपॉन बेस क्या है x, और x की वैल्यू क्या है 20√3। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आ गया है 1 इज इक्वल्स टू h + 20/20√3। यहाँ 1 मान के मल्टीप्लाई करते हैं तो h + 20 इक्वल्स टू क्या आ गया है 20√3। तो h बराबर क्या आ गया 20 इधर जाके हो जाएगा माइनस का ऐसे। ठीक है, तो h बराबर 20 क्या ले लें कॉमन, तो क्या बचा √3 - 1। ठीक है, √3 - 1 ये बचा 20। अब आप चाहो है ना, देखो क्या क्या पूछा था हमसे, एक तो ये बताना था और एक ये बताना था। x की वैल्यू ये आ चुकी है हमारी, चाहो तो आप √3 के प्लेस पर यहाँ 1.732 रख सकते हो और उसकी मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। और यहां भी आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख देना। ठीक है, बस यही आंसर है, ऐसे ही करना था ये क्वेश्चन। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले अब। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है क्वेश्चंस में। और देखो 12th का एग्जाम भी बहुत ईजी है ना, कल ही हुआ था, है ना। 12th मैथ का पेपर दिखाएंगे उसे भी आपको, टेंशन ना लें। देखते हैं थोड़ा दोस्तों, बस क्या बताएं आपको, बहुत ईजी है ना। तो इसलिए 12th वाले बच्चे भी जो CBSE के हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, देखो यूपी का तो बहुत ईजी पेपर है, तो उनका भी ज्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा देखो यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड में डिफरेंस तो होता है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। पेपर सही आएगा, आप बिल्कुल बस करते रहें तैयारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, कहा है आपसे द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ब्रिज ऑफ द रिवर टू अपोजिट बैंक्स आर 30 डिग्री और 45 डिग्री। क्वेश्चन में ये कहा है कि क्या है दोस्तों, रिवर है। क्या है, एक रिवर। ऐसे रिवर माने क्या होती है, नदी। ये मान लिया ये नदी है आपकी, ये वाली ऐसे, है ना, ये ठीक है, ऐसे समझे। और ये आपका यहां पर क्या है, एक पुल है दोस्तों। क्या है यहां पर, एक पुल, ये इसके ऊपर जो है ना, समझ गए हो ये। हाँ जी, देखना ध्यान से बस। ये पुल है ना। अब इस पुल से इस बैंक का और इस बैंक माने होता है किनारा, दोनों का एंगल दिया हुआ है। एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। क्लियर, ये दिया हुआ है।
और इफ द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द बैंक बी 4.5 मीटर, और जो इसकी हाइट है ये कितनी दी हुई दोस्तों 4.5 मीटर। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको पी मान लीजिए, ऐसे। ठीक है, ये एक रिवर है, इसके ऊपर एक क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है, उस पुल पर एक पॉइंट ए मान लीजिए, उस पॉइंट से ये जो रिवर है इसके एक बैंक मतलब एक किनारे का जो एलिवेशन डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री है और दूसरे वाले का कितना है 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो पुल है मतलब ये नदी से कितनी ऊंचाई पर है 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर, रिवर की ब्रेथ बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है आपको, रिवर की ब्रेथ बतानी है। चलिए देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, रिवर की ब्रेथ क्या होगी दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो एक काम कर लीजिए, देखो है ना, यहां ये एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों को निकाल लीजिए अलग अलग, है ना, इसको मान लीजिए आप x और इसको क्या मान लीजिए y। ये थी आपकी रिवर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये ऐसे करके x और y निकाल लीजिए दोनों और फिर दोनों को प्लस कर देंगे, रिवर की क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखो तो कैसे करेंगे इसे, देखो ध्यान से। यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके, एक तो ट्रायंगल ए बी पी है और एक ए सी पी है, तो दोनों ट्रायंगल ले लीजिए वन बाय वन। एक बार ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी ये वाला, तो यहाँ क्या है tan 30 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों 4.5 अपॉन बेस क्या है आपका x। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 4.5 अपॉन एक्स, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ चुकी है 4.5√3। ठीक है, एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए सी पी ये वाला, तो यहां पर कौन सा एंगल है 45, तो क्या लोगे आप tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस क्या है y। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आ जाएगा आपका y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.5। ठीक है ना, तो x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है ना। आपको रिवर की क्या बतानी, ब्रेथ, है ना, तो ब्रेथ ऑफ रिवर क्या x प्लस वाई दोनों को प्लस कर दीजिए 4.5√3 प्लस 4.5, 4.5 कॉमन ले लीजिए, आ क्या गया √3 + 1 मीटर। चाहो तो आप √3 की वैल्यू रख लेना। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, बताइए बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में, बड़े आसान हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बस एक क्वेश्चन और बच गया है आपका, है ना। समझ आ रहे हैं, ठीक है, चलो नोट कर लिया हो तो हम रफ कर दें इसे, चलो नोट करते रहना, काम आएंगे आपके, ध्यान रखना सॉल्यूशन। क्योंकि एग्जाम टाइम में आप ये मत समझना कि इतना टाइम होता है आपके पास कि आप रिवीजन जो करते हो मैथ का वो पेन से करते हो, पेन से रिवीजन नहीं करते हैं दोस्तों। कोई क्वेश्चन करके देखना है पेन से, बाकी तो बस ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर पेन से रिवीजन करोगे तो फिर पूरी बुक का रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारे थर्ड के दोनों पार्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन फोर्थ के दोनों पार्ट हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 और फिर आपका ये पेपर बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। क्वेश्चन 5 में कहा है a maximum sphere is made by peeling a wooden cube of side 14 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पील्ड वुड। मतलब ये कहा है एक क्यूब है दोस्तों सॉलिड, ये ऐसे है ना, ये, और इसकी जो साइड है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसकी जो साइड है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब पता है क्या किया है ना, इसमें ये कह रहे हैं कि इसको क्या किया है, इसको छील दिया है। ये क्या था पहले, क्यूब था, क्या था ये क्यूब, है ना, ऐसे चौकोर टाइप में, है ना। फिर इसका क्या करा, इसको छील दिया। ये क्या था, लकड़ी का था दोस्तों ये, तो इसकी लकड़ी को ऊपर से घिस दिया है, छील दिया है, और क्या बना दिया गया है, इसका स्फीयर बना दिया गया है। इसे चारों तरफ से क्या कर दिया गया है, गोल कर दिया गया है, लकड़ी छील छील के, ठीक है, लकड़ी को छील के इसे क्या कर दिया है, गोल। तो हमें बताना है उस लकड़ी, जो छीली हुई लकड़ी है, उसका वॉल्यूम क्या था, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या था ये बताना है। अब देखो बात समझिए मुझे, हमने आपको बहुत पहले बता रखा है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों के वॉल्यूम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, है ना। तो यहां पर भी आपको वही काम करना है ना। क्या करना है, देखो ये पहले क्यूब था, इसको छील कर क्या बना दिया है, स्फीयर, है ना। तो इसका मतलब ये है, जो लकड़ी छीली हुई है दोस्तों, वो भी तो इसी क्यूब की थी, है ना। अगर उस लकड़ी का वॉल्यूम देखें प्लस जो स्फीयर बना है उसका वॉल्यूम, दोनों को प्लस करें तो तभी तो क्यूब का वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो बस यही इसमें लॉजिक है। क्या होगा दोस्तों, आपका होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पील्ड, है ना, पील्ड वॉल्यूम ऑफ पील्ड, यही तो पूछा है छिली हुई लकड़ी का वॉल्यूम ऑफ पील्ड वुड, हाँ इसी का पूछा है, पील्ड वुड, ओके, और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये तो इसका जो वॉल्यूम होगा क्यूब का, वो किसके बराबर होगा, जो छिली हुई लकड़ी है उसके वॉल्यूम के प्लस स्फीयर के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, बात खत्म। हमें क्या बताना है, जो छिली हुई लकड़ी है उसका वॉल्यूम बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पील्ड वुड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आ गया है ना। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड कितनी है 14, तो 14 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14। और ये क्या है, स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस क्या होगी, पॉइंट है ये। जब आप बताइए इसमें से क्या बना दिया है दोस्तों, ऐसे करके स्फीयर बना दिया है, ऐसे गोल बिल्कुल इसे, है ना। तो स्फीयर का देखना, ये जो इसकी साइड है, ये इस स्फीयर का क्या होगा, डायमीटर, है ना, डायमीटर ऑफ स्फीयर, है ना, इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। जो स्फीयर का डायमीटर है वो क्यूब की साइड के इक्वल होगा, क्यूब की साइड, और डायमीटर डी, और क्यूब की साइड क्या है दोस्तों 14, और डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स इक्वल्स टू 14, तो रेडियस क्या आ जाएगी दोस्तों 7, है ना। तो रख दीजिए यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, क्लियर बात, ठीक है। चलिए, तो देखो एक 7 से एक 7 को क्या कर दीजिए, कैंसिल, है ना। अब क्या बचा है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, है ना। 14 इंटू 14 इंटू 14 माइनस के क्या बचा 22 4 जा 88 इंटू 7 इंटू 7। अब जो भी आंसर आए आप उसे कैलकुलेशन खुद कर लोगे, आई नो वेरी वेल अबाउट यू, ठीक है, यू आर एज अ कैलकुलेटर, ठीक है। क्लियर, तो कैलकुलेशन बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। रुकना भी, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बस, है ना, जाना नहीं कहीं भी, ओके। क्लियर है, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन कर लेना। समझ में आ गया है, थोड़ा अजीब था क्वेश्चन, ठीक है, छिली हुई लकड़ी का आया था लेकिन ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपका ये हो चुका है पेपर बिल्कुल फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है प्लीज देखते रहिएगा भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, ठीक है, बच्चों, जवानों, सब, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, देखो इसमें आपको क्वेश्चन हम क्या बताएं, बस क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है ये, इसमें आपको बस फिगर ही बताए दे रहे हैं, डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा ये
क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है। ये ये दिया है आपका 7 सेंटीमीटर और ये दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। ओके, ये आपका O है, ये आपका C है, ये A है ना, और ये आपका B है, और ये आपका D है ना, ऐसे। आपको क्या बताना है दोस्तों, ये समझ गए हो, है ना, ये वाला सिस्टम, ये है ना, ये आपका फिगर दिया हुआ है। अब एक बार हम क्वेश्चन आपको पढ़कर बता रहे हैं, आप सुनना ध्यान से, है ना। क्वेश्चन है आपका, इन द फिगर इस फिगर की बात कर रहा है। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, दो सर्कल हैं वो भी कोसेंट्रिक, जिनका सेंटर सेम है। देखो, एक तो ये सर्कुलर है जिसका सेंटर ओ है, एक ये सर्कुलर है इसका सेंटर भी ओ है ना। ऑफ रेडी 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या क्या है उनकी, बड़े वाले की तो 14 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की 7 सेंटीमीटर है। हुज सेंटर इज ओ, दोनों का सेंटर क्या है, ओ है। चलिए, एंड आर्क आर ए बी एंड सी डी। आर्क क्या है, इस वाले की आर्क क्या है, ए बी, और इसकी आर्क क्या है, सी डी। एंड ए ओ बी 30 डिग्री है ना, ए ओ बी ये कितना हुआ है, 30 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, है ना। चलिए, तो आपको किस पोर्शन का एरिया बताना है, जो शेड है, और शेड क्या है आपके सामने ये है, तो इसी का आपको एरिया बताना है। ठीक है, तो देखना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें आप ये बता दीजिए कि ये दोनों क्या है दोस्तों, क्या ये सेक्टर नहीं है दोनों, इतना बताओ बस। ठीक है, दोनों सेक्टर हैं या नहीं, दोनों सेक्टर है भाई। ठीक है, ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है, और आपको बता रखा है ना, शायद बता रखा है और नहीं बताया तो अब बता रहे हैं कि सर्किल की जो सेक्टर होती है ना, सर्कल की जो सेक्टर होती है, तो सेक्टर का एरिया होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है। अब यहाँ पर दो सेक्टर हैं, एक तो मेजर सेक्टर है और एक माइनर सेक्टर है। हमें किसका एरिया चाहिए दोस्तों, ये जो पोर्शन है, ठीक है, शेडेड रीजन। तो एक काम करते हैं, जो बड़ी सेक्टर है उसके एरिया में से अगर छोटी वाली सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो शेडिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। यस और नो, यस। ठीक है, चलिए यही काम करना है बस, है ना। तो देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ओके, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ क्या, लार्जर, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, है ना, ये। तो लार्जर सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले की आर क्या है 14, तो 14 इंटू 14, और थीटा क्या है दोस्तों 30 डिग्री, और अपोन में क्या हो जाएगा 360। क्लियर, माइनस छोटे का क्या होगा, पाई आर, छोटे की आर क्या है 7, तो पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या है 30 अपॉन 360। ठीक है, 30 से इसे काटोगे जब आप तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, है ना, 30 से 12। ओके, अब जो भी आए आपका आंसर, ठीक है, 14 जा क्या होता है 196 पाई अपॉन 12 माइनस के 7 7 जा 49 पाई अपॉन 12। ठीक है, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, ये बच जाएगा 6 माइनस में ना, ये क्या बच जाएगा 7, और यहाँ क्या बच जाएगा 147 पाई अपॉन 12। ओके, अब चाहो तो आप पाई की वैल्यू को क्या रख सकते हो, पाई की वैल्यू के प्लेस पे रख सकते हो 22 और अपॉन में 7, 7 से डिवाइड करोगे 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, है ना, ये आ गया है। और यहाँ पर क्या था दोस्तों 22 ऐसे, तो 2 6 जा और 2 से 11 बार, है ना, 3 2 जा 3 7 जा, तो क्या आ गया है 11 7 जा 77 अपॉन 2। ओके, तो आपका आ चुका है 38.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है।
तो बताइए कितने सरल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये दोस्तों अब आपका हो चुका है पेपर कंप्लीट। ठीक है, तो सभी ने ध्यान से समझे होंगे क्वेश्चन, और जिसने नहीं देखा हो प्लीज देख लेना, भी दिन है आपके एग्जाम के। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर नजर मार लें। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले, है ना। और आपकी कोई भी दिक्कत हो तो हमें जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो क्लास आज यहीं विराम करते हैं, क्योंकि हमने पेपर समाप्त कर लिया है अपना बहुत ही प्यार से, बहुत सुंदर तरीके से। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपके सब समझ में आया होगा। तो कल अब फिर लेकर के आते हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। धन्यवाद।